integrate it, add wings to your career. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। आपका वापस स्वागत है हमारे चैनल इंटीग्रेट इट में। ठीक है, अपन ने आरसीसी डिजाइन स्टार्ट किया था। आरसीसी डिजाइन में अपन देखो पिछले लेक्चर तक अपन ने क्या किया था, देखो बॉन्ड एंड एंकरेज भी कर लिया था। आज एक छोटा सा टॉपिक एक और है, टॉर्शन। ठीक है, देखो वही अपन आरसीसी डिजाइन कर रहे हैं तो अपन एनालिसिस में अभी पूरा का पूरा चीजें क्या कर रहे हैं, एनालिसिस वाली कर रहे हैं। यानी देखो अपन ने क्या निकाला, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला, किसमें, एलएसएम और डब्ल्यूएसएम की मदद से अपन ने सिंगली रीइंफोर्स्ड और डबली रीइंफोर्स्ड का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला। फिर क्या किया, शेयर में चेक लगाया, शेयर रीइंफोर्समेंट देखा। क्लियर, शेयर फोर्सेस के कारण वही मोमेंट, अब आ तो मोमेंट की वजह से रहा है शेयर, क्योंकि अगर अलोंग दी बीम मैं देखूं क्या होता है कि बेंडिंग मोमेंट वेरी करता है, तो उस बेंडिंग मोमेंट वेरी करने से क्या होता है, शेयर फोर्सेस डेवलप होते हैं। और शेयर फोर्सेस अपन ने देखा था कि क्रिटिकल सेक्शंस कौन से होते हैं जहां पर मैक्सिमम शेयर फोर्सेस आता है, और कहां, फेस ऑफ द सपोर्ट या डी डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट। ठीक है, ये अपन ने शेयर रिइंफोर्समेंट देखा। फिर अपन ने बॉन्ड एंड एंकरेज देखा। अब देखो आज छोटा सा टॉपिक एक और है, टॉर्शन। उसके बाद अपन डिजाइन ऑफ बीम्स एंड स्लैब्स के प्रोविजंस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर, तो आज अपन देखेंगे टॉर्शन। देखो वही बात है कि अब टॉर्शन अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था। अपन ने वो कहां देखा था, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर शाफ्ट के लिए देखा था। बीम्स के लिए टॉर्शन अभी अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में नहीं देखा था। ओके, बात समझ में आती है। अब आरसीसी मेंबर है हमारा। अब आरसीसी मेंबर्स में बीम हुए, कॉलम हुए। ठीक है, अभी अपन सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, शुरू से लगातार करें अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपन ने फ्लेक्सर मेंबर की बात करी है, यानी किसकी, बीम्स या स्लैब्स की बात करी है। क्लियर, ओके। तो अब टॉर्शन इन आरसीसी बीम्स बोलो या टॉर्शन इन जनरल वर्ड बोलो। ठीक है, तो अब टॉर्शन आता कैसे है भाई, टॉर्शन है तो मतलब चीज तो समझ में आती है हमें, टॉर्शन का मतलब तो पता चलता है, एक टॉर्शनल मूवमेंट। ठीक है, एक मूवमेंट ही तो आता है भाई। अपन ने बेंडिंग मूवमेंट को अलग नाम दिया था और टॉर्शन को अलग नाम दिया था। क्यों नाम दिया था वो भी मैं बता चुका हूं आपको। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है टॉर्शनल मूवमेंट्स और बेंडिंग मूवमेंट में, आप मेरी सॉन्ग की क्लास जाके देखो पहले। क्लियर, इतना सा है बस। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर मोमेंट लगता है तो क्या कहलाएगा, हमारा टॉर्शन। और क्या होता है, अगर परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लगता है मेरी बीम में, वो कहलाएगा हमारा मूवमेंट या नॉर्मल बेंडिंग मूवमेंट। चलो अब बात आती है कि सर टॉर्शन डेवलप कैसे होता है हमारी आरसीसी बीम में। देखो कुछ भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे के हमें बेसिक्स पता होने चाहिए ना, कि वो आ क्यों रहा है, कैसे आ रहा है। ओके, तो आ जाओ। पहला फर्स्ट टाइप ऑफ टॉर्शन होता है हमारा प्राइमरी या इक्विलिब्रियम टॉर्शन। प्राइमरी या इक्विलिब्रियम टॉर्शन, देखो नाम से पता चल रहा है प्राइमरी या इक्विलिब्रियम टॉर्शन, यानी हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की मदद से, इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की मदद से हम ये टॉर्शन निकाल सकते हैं। पहली बात। अच्छा, अब ये आता कैसे, देखो मान लो ये कैंटिलीवर स्लैब है। ठीक है, ये बीम है हमारी, मैं डायग्राम पहले से बना के रख दिया था ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। ये हमारे कॉलम्स हैं, ये भी हमारा कॉलम है। ओके, अब ये एक बीम के, ये इस बीम से क्या है, एक स्लैब निकल रहा है। ठीक है, कैंटिलीवर स्लैब। देखो यहाँ पर कॉलम नहीं है, अपन ने बस स्टैंड और यहाँ पर ऐसे देखे ना, ऐसे स्ट्रक्चर्स। यहाँ भाई एक बीम से, ये इधर कॉलम है, बाकी इधर पूरा कैंटिलीवर सपोर्टेड है। ये अपन स्टेडियम्स में देखते हैं। ओके, तो बताओ इसका लोड और ये एक सेंट्रिसिटी है, ये ई। ठीक है, ये अगर सेंटर लाइन बना दो इसकी, तो ये पूरा का लोड, ये जो अपना इस स्लैब का पूरा वेट एक W मान सकता हूं मैं यहाँ पर। अगर ये W है और ये कुछ इसेंट्रिसिटी है, तो यहां पर एक मोमेंट आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ये मोमेंट आएगा नहीं आएगा। तो और ये किस एक्सिस के अबाउट आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट आ रहा है, यानी ये है क्या, टॉर्शनल मूवमेंट। ओके, यानी ये है क्या, टॉर्शनल मूवमेंट, यानी एक टॉर्शन जनरेट हो रहा है यहां पर। ये चीज क्या हो रही है, एक टॉर्शनल मोमेंट जनरेट हो रहा है। चलो बात समझ में आती है। और सिर्फ किस बीम के लिए, इस बीम के लिए। तो यानी अगर मुझे ये बीम डिजाइन करनी है, तो वर्टिकल लोड के इसके ऊपर जो लोड्स आ रहे हैं उसके हिसाब से जो मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालूंगा, और शेयर फोर्स का जो शेयर फोर्स क्या निकालूंगा मैं, शेयर रिइंफोर्समेंट निकालूंगा। ठीक है, वो अलग आएगा अगर उसको मैं कंपेयर करूं दूसरे हमारी बीम से, जो हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में, जो बिल्डिंग्स में हमारी बीम्स होती है उनमें। बात समझ में आई, डिफरेंस पता चला। ये अब इससे होगा क्या, आगे बताऊंगा मैं कि ये टॉर्शनल मूवमेंट जो हमें इफेक्ट क्या मिलते हैं इसके, भाई हम आखिर डिजाइन में इसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं, कैसे ये डिजाइन में लेके आएंगे ये हमारा टॉर्शनल मूवमेंट। तो अभी तक हमें ये पता चला कि एक टाइप ऑफ टॉर्शन क्या, इक्विलिब्रियम टॉर्शन या प्राइमरी टॉर्शन इसको बोलते हैं। देखो टॉर्शन वाला सब्जेक्ट आपको
एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे, ना ही इसका आपको ऑब्जेक्टिव भी अगर मिल गया तो बहुत ही रेयर चांसेस है, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि अपने सिलेबस में लिखा हुआ है, सीधी बात है। जो अपने को सिलेबस में लिखा हुआ है अपन को सब कुछ पढ़ना है, क्लियर। भले आप गेट की कर रहे हो, ईएस की कर रहे हो, एसएससी जेई की कर रहे हो, राजस्थान जेई की कर रहे हो, सब में टॉर्शन, और खासकर गेट में, ठीक है, गेट में ये टॉर्शन से सवाल आता ही आता है, न्यूमेरिकल आता है, वो भी डिजाइन का क्वेश्चन आता है। ओके, तो बात कर रहे हैं, देखो ये समझ में आ गया। इस लोड के कारण एक मोमेंट जनरेट होगा, दिखती बात है, ये W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मोमेंट ऐसे यूं, ठीक है। तो ये बीम को क्या करना चाहेगा, ट्विस्ट करना चाहेगा, ठीक है, ट्विस्टिंग एक्शन होगा। देखो समझ में आ रहा है अपन को। अब यार आप लोग इंजीनियर्स हो, थोड़ा तो इमेजिनेशन लेके आओ। ओके, तो बात समझ में आती है, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम टॉर्शन, एकदम क्लियर। अब बात आती है एक और तरीके से टॉर्शन आता है हमारी स्ट्रक्चर्स में, जो कि सेकेंडरी या कॉम्पेटिबिलिटी टॉर्शन कहलाता है। देखो नाम वर्ड है कॉम्पेटिबिलिटी। कॉम्पेटिबिलिटी अपन कहाँ देखते थे, किसी दो चीज के बीच में रिलेशन देखता था, यानी स्टील और कंक्रीट के बीच में अपन ने स्ट्रेंस को बराबर किया था, तो अपन ने बोला था अच्छा वो कॉम्पेटिबल है, स्टील और कंक्रीट एक दूसरे से कॉम्पेटिबल है, यानी कि एक की वजह से दूसरे में डेवलप होना। बात समझ में आती है, रिलेटिव। भाई अगर स्टील में इतने स्ट्रेंस आ रहे हैं तो कंक्रीट में भी उतने ही स्ट्रेंस आने चाहिए, ये मैंने अजम्पशन लिया था हमारे डिजाइन में, याद है, सबको याद है। ओके, तो मैंने वो नाम क्या दिया था, स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी। तो नाम से पकड़ो, देखो शब्द पकड़ो, कॉम्पेटिबिलिटी। तो बताओ इसमें क्या होगा भाई, अगर ये सेकेंड, मान लो ये बीम्स है हमारी, सेकेंडरी बीम्स है, और यहां पर इन बीम्स पर देखो ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इन बीम्स के कारण ये डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, ये लोड्स के कारण ये बीम्स डिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी, ये बीम्स, ठीक है, बीच वाली। अच्छा, अब ये जो बीम्स अगर डिफ्लेक्ट हो रही है तो यहां पर क्या आएगा, रोटेशंस आएंगे इधर और इधर, और इस रोटेशंस के कारण इन बीम्स में क्या जनरेट होगा, मोमेंट जनरेट होगा, ठीक है। और ये मोमेंट हमें कहलाएगा कौन सा, टॉर्शनल मूवमेंट अगेन। और इसको मैं क्या नाम दूंगा, कॉम्पेटिबिलिटी। नाम समझ में आया ना, देखो कॉम्पेटिबिलिटी से। अच्छा क्लियर, ये बात समझ में आई बेटा, ठीक है। कॉम्पेटिबिलिटी, टॉर्शन और सेकेंडरी टॉर्शन, बात समझ में आई कि ये डिफ्लेक्ट हुआ, देखो इन लोड्स के कारण ये बीम डिफ्लेक्ट होएगी, बिल्कुल डिफ्लेक्ट होएगी। अब इन डिफ्लेक्ट होने के कारण यहाँ इधर एंड्स पे स्लोप्स भी तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो इन स्लोप्स के कारण यहां इन बीम्स में एक टॉर्शनल मोमेंट जनरेट हो जाएगा, और उनको मैं नाम दूंगा कॉम्पेटिबिलिटी टॉर्शन। एकदम बात समझ में आ गई। इसका एक और एग्जांपल देख लो, ये वाला कैंटिलीवर स्लैब तो है ही है, एग्जांपल कैंटिलीवर स्लैब तो है ही है, और एक बीम कर्व्ड इन प्लान, सेकंड बीम कर्व्ड इन प्लान, ये अपने शायद फाइनल सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, कर्व्ड बीम की डिजाइन देखी थी, ठीक है। 8 सेमेस्टर या 7 सेमेस्टर में अपना ये आता है बीम कर्व्ड इन प्लान, बट अपने जूनियर इंजीनियर के और बाकी एग्जाम्स में ये बीम कर्व्ड इन प्लान कभी नहीं पूछे जाते हैं। तो अपन इसमें देखते थे कि इस बीम कर्व्ड इन प्लान में टॉर्शन भी मोमेंट आता था, तो हम उसको भी हमारे डिजाइन में लेते थे, ठीक है। चलो, तो ये एक एग्जाम्पल है, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि भाई बीम कर्व्ड इन प्लान में कौन सा टॉर्शन, इक्विलिब्रियम टॉर्शन, या कौन सा, प्राइमरी टॉर्शन। आ गई बात समझ। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था सर इफेक्ट ऑफ टॉर्शन, ठीक है। अपन ने ये तो देख लिया, क्या देखा कि टॉर्शन जनरेट कैसे हुआ, बात समझ में आती है। तो अब ये टॉर्शन कुछ इफेक्ट भी तो करेगा हमारी डिजाइन पे, बिल्कुल इफेक्ट करेगा ना। देखो हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है, कोई ऐसे ही नहीं हो जाती है, हर चीज का कोई ना कोई सेंस होता है। ओके, चलो, इफेक्ट ऑफ व्हाट, टॉर्शनल मूवमेंट, ठीक है। देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जाओ, देखो वापस वही है, मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पहले इसीलिए ही पढ़ाई थी क्योंकि हर सब्जेक्ट में, क्योंकि अपन सिविल इंजीनियर, अपन देखो सेकंड ईयर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लेते हैं ना, तो सेकंड ईयर में क्यों आती है उसका भी एक रीजन होता है, क्योंकि वो आगे जितने भी अपन को सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, हमें स्ट्रक्चर की मैकेनिक्स पता होनी चाहिए, हमें स्ट्रेसेस, स्ट्रेन्स, ये सब पता होना चाहिए, तो हम जाके कुछ डिजाइन करेंगे ना, भले स्टील हो, आरसीसी हो, कुछ भी हो, कोई सा भी मटेरियल हो, हमें चीज पता होनी चाहिए, बेसिक्स पता होनी चाहिए, मैकेनिक्स पता होनी चाहिए पीछे की, ठीक है ना। तो देखो अपन ने जब टॉर्शन मूवमेंट, अब जब मैंने टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, याद करो, तो मैंने क्या बताया था कि टॉर्शन से हमारे कौन से स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नहीं, कौन से बताओ, प्रिंसिपल तो चलो बात की बात है, नॉर्मल या
शियर, बताओ कौन सा वाला होता है, सबको पता होगा, शियर स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। तो इस टॉर्शन मूवमेंट के कारण हमारी बीम में भी शियर स्ट्रेसेस आएंगे, दिखती बात है। ओके, समझ में आता है कि सर आपने ये तो समझ में आ गया, क्या आ गया कि टॉर्शन मूवमेंट के कारण बीम में शियर स्ट्रेसेस आएंगे। अच्छा, तो अब वापस चलो शियर रिइंफोर्समेंट में चले। क्या हुआ था, शियर फोर्स के कारण अपन ने क्या निकाला था, नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकाला था। वो नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या होगा हमारा, किससे कम होना चाहिए, टाउ सी मैक्स, डिजाइन कंक्रीट की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है उससे कम होना चाहिए। अच्छा, वो ही सारे चेक्स हमें वापस लगाने पड़ेंगे। बट देखो, इफेक्ट ऑफ टॉर्शन मूवमेंट में एक शियर स्ट्रेसेस तो आ गया, मेरे को बात समझ में आती है, यानी मुझे इक्विवेलेंट शियर निकालना पड़ेगा। देखो अब मैं बात समझ में आई, इक्विवेलेंट शियर। इक्विवेलेंट शियर मतलब जो ट्रांसफर्स लोड के कारण आ रहे हैं वो शियर फोर्स, और कुछ और मल्टीप्लाई या कुछ प्लस करके मुझे एक और चीज लानी पड़ेगी, किसके टर्म में, टॉर्शन के टर्म में। है ना बात समझ, देखो मुझे शियर स्ट्रेस निकालना है, बिल्कुल निकालना है। तो ये जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा टॉर्शन मूवमेंट के कारण, जो शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, अब वो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वो जैसे अपन ने नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकाला था वैसे ही यहां पर भी नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालेंगे, और वो सारे चेक हमें लगाना पड़ेगा। ये बात तो हुई, किसकी बात हुई, शियर की बात हुई। चलो बात समझ में आती है, ठीक है। बट एक और बात, क्या सिर्फ और सिर्फ शियर रिइंफोर्समेंट ही शियर को रजिस्ट करता है, बिल्कुल नहीं। अपन ने शियर रिइंफोर्समेंट में देखा था कि जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल बार्स, जो टेंशन रिइंफोर्समेंट हम डालते हैं, वो भी डॉवेल एक्शन के थ्रू शियर को रजिस्ट करता था। यानी एक और चीज आ जाएगी, हमें इक्विवेलेंट मोमेंट भी निकालना है। क्यों भैया, टॉर्शनल मोमेंट तो लग ही रहा है, ठीक है, भले मोमेंट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लग रहा हो, बट है तो मोमेंट वो, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर आपने जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला था, जो हम बीम डिजाइन करते हैं किसके हिसाब से, बीम क्या होती है, फ्लेक्सर मेंबर होती है, बिल्कुल होती है। तो फ्लेक्सर मेंबर को किसकी तरफ से, किसकी हेल्प से डिजाइन करते हैं हम, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से डिजाइन करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से अपन डिजाइन करते हैं। तो अगर वो देखते हैं अगर उसका बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से क्या होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। ओके, तो देखो ये जो इफेक्ट है किसका, टॉर्शन मोमेंट का, वो हमें शियर में भी मिलेगा और किस में मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट में भी मिलेगा। तो यानी कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक इक्विवेलेंट शियर भी निकालना पड़ेगा और इक्विवेलेंट मूवमेंट भी निकालना पड़ेगा। और ये कैसे निकालूंगा, किसको याद करूं मैं, कोड को, ठीक है, क्योंकि मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं है अलग से। मैं किसको फॉलो करूंगा, आंख बंद करके कोड को फॉलो करूंगा। IS कोड 4562000 मुझे क्या बताएगा कि भैया अच्छा ये फॉर्मूले से क्या निकालो, आप इक्विवेलेंट शियर निकालो, इस फॉर्मूले से आप क्या निकालो, इक्विवेलेंट मूवमेंट निकालो, और फिर रेगुलर अपनी डिजाइन करो, जैसे अपन ने शियर और किसमें किया था, टेंशन रिइंफोर्समेंट भी किया था। ये हमने इफेक्ट किसका देख लिया, टॉर्शन का देख लिया। ओके, तो मैं अगर तुम्हें थोड़ा सा लिख दूं कि टॉर्शन मूवमेंट इंड्यूसेस क्या करता है, इंड्यूसेस shear stresses in the beams, shear stresses in the beams, ठीक है। अच्छा, और जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट होता है, ठीक है, या टेंशन रिइंफोर्समेंट बोल दो, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट। अच्छा, एक और बात, ये जो शियर स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे ना, इससे होगा क्या भाई, अच्छा शियर स्ट्रेस डेवलप होंगे तो क्या क्रैक्स डेवलप होंगे, सीधी बात है, दिखती बात है। क्या, कौन से वाले क्रैक्स, डायगोनल टेंशन, ठीक है, या वेब शियर। देखो ये सब चीजें अपन शियर रिइंफोर्समेंट में कर चुके हैं। जिसको ये टर्म समझ में नहीं आ रहा है, डायगोनल टेंशन, वेब शियर, वो जाके मेरा शियर रिइंफोर्समेंट वाला लेक्चर देखो, डिजाइन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शियर, ठीक है, 1-2 लेक्चर पहले की बात है। तो इंड्यूसेस शियर स्ट्रेस इन द बीम्स, क्या होगा, डेवलप्स द क्रैक्स, और वो भी कौन से वाले, डायगोनल टेंशन, समझ गए ना, 45 डिग्री पे ऐसे क्रैक आते थे। और बताओ मेरा क्रिटिकल सेक्शन, अभी आऊंगा मैं क्रिटिकल सेक्शन पे भी, क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होता है, डी डिस्टेंस पे ही ना। चलो वही बात है, जो अपन ने शियर रिइंफोर्समेंट किया था ना, वापस एक बार रिवाइज हो रहा है अपन को। ओके, तो जो ये लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट है वो क्या करता है, हेल्प्स रिड्यूसिंग द क्रैक्स, हेल्प्स रिड्यूसिंग। देखो आपको ये सब के नोट्स भी मिल जाएंगे, बट फिर बात है, अगर आप लेक्चर अटेंड नहीं करोगे तो वो नोट्स किसी काम के नहीं है। अगर आपने लेक्चर अटेंड किया है मेरा, तो आपको वो नोट्स भी समझ में आएंगे कि मैं किस ऑर्डर में चलता हूँ। क्लियर, टेलीग्राम पे आपको मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी मिल जाएगा और हमारा आरसीसी का भी मिल जाएंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट हेल्प्स क्या करता है, रिड्यूसिंग दी क्रैक्स, ठीक। और जो हमारा शियर रिइंफोर्समेंट है, स्टीरअप्स, वो क्या करता है भाई, वो तो पता ही है हमें, रजिस्ट क्या करता है, शियर
को रजिस्ट करेगा और क्या, यानी shear हमें क्या करेगा, रजिस्ट stirrups resist the what, shear due to vertical loads and torsion। भाई ना बात समझ। चलो अब मैं क्या निकालूंगा इससे, इनसे रिजल्ट क्या निकला, इससे इन सब से रिजल्ट निकला कि मेरे को पहली बात तो एक इक्विवेलेंट shear निकालना पड़ेगा मेरे स्ट्रक्चर पे, इक्विवेलेंट shear, और सेकंड इक्विवेलेंट मोमेंट निकालना पड़ेगा। देखो छोटा सा चैप्टर है टॉर्क, बट अपन को पता होना चाहिए ये सब चीजें। इक्विवेलेंट मोमेंट, क्लियर? तो ठीक है, अब मेरे को इक्विवेलेंट shear चाहिए और इक्विवेलेंट मोमेंट चाहिए, मेरा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी फिर इसके बाद। ओके देखो बहुत सिंपल है, आरसीसी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबकी एक एक चीज जो भी चीजें होती है वो सब कॉन्सेप्चुअल होती है, कुछ भी रटने वाला नहीं होता। ठीक है, रटने वाला होता है तो सिर्फ क्वेश्चन का कोई एक डेटा रटने वाला होता है कि मैं बोलता हूँ कि भैया अच्छा ये है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना होता है, कंक्रीट का, स्टील का अपने क्या होता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ये सब रटने वाली चीज है, बट अपन यूज थ्रू प्रैक्टिस में अपन जब करते करते वो अपने को याद ही हो जाता है। क्लियर? तो मुझे क्या चाहिए बताओ, डिजाइन रूल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, डिजाइन रूल्स। अब बताओ किसके, एज पर IS 456/2000। ओके, डिजाइन रूल्स। पहला मुझे क्या निकालना होगा, इक्विवेलेंट shear, इक्विवेलेंट shear। ओके, इक्विवेलेंट shear को मैं लिखता हूं VE। ठीक है, देखो ये डिनोशन है, अपने को पता होना चाहिए। अपन ने VU किसको लिया था, अल्टीमेट shear फोर्स को लिया था, तो बताओ ये तो आएगा ही आएगा, प्लस इसमें कुछ और एक फैक्टर ऐड होगा, और वो फैक्टर किसके बराबर होगा, 1.6 TU/B के। देखो आ गया, टॉर्शन मूवमेंट आ गया TU। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट shear क्या मिल गया मेरे को, shear फोर्स मिल गया। अब मुझे नॉमिनल क्या निकालना पड़ेगा, टाउ VE निकालना पड़ेगा, नॉमिनल shear स्ट्रेस, वो किसके बराबर होगा, VE/BD के। अब सेम चीजें हमें जो shear इन्फोर्समेंट में किया था, जो हमने डिजाइन ऑफ shear इन्फोर्समेंट या लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स shear में किया था, वो सब चीजें क्या आ जाएगी हमारी, इसमें आ जाएगी विथ हेल्प, क्या आ जाएगा, एक नया टर्म और ये जुड़ जाएगा। ठीक है ना, TU क्या है हमारा, वही अल्टीमेट टॉर्शनल मोमेंट, अल्टीमेट टॉर्शनल मोमेंट, और B तो सबको पता है बेटा, B तो हमारी विड्थ है ही बीम की, विड्थ ऑफ बीम। ठीक है, VU भी पता है अपन को, अल्टीमेट shear फोर्स, अल्टीमेट shear फोर्स। अब सर बोलोगे कि सर आपने WSM में नहीं बताया, तो बेटा WSM में भी सेव होता है, बस ये TU VU की जगह वर्किंग आ जाएगा। ठीक है, ये अल्टीमेट की जगह वर्किंग लोड आ जाएंगे, बस और क्या, बस इतना ही तो डिफरेंस है। अच्छा, फिर टाउ V निकालने के बाद क्या करेंगे हम, वही सेम डिजाइन स्टेप्स, टाउ V शुड नॉट बी ग्रेटर देन टाउ C मैक्स। फिर थर्ड हमें चेक करना है कि टाउ V क्या है, बड़ा है या छोटा है टाउ C से। टाउ C क्या होती है हमारी, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो अगर ये ज्यादा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, shear रिइंफोर्समेंट डिजाइन करना पड़ेगा, shear रिइंफोर्समेंट का डिजाइन करेगा, वही जैसा अपन ने shear, मैं वापस बता नहीं रहा, देखो सेम चीज है। अगर कम होगा तो हमें क्या डालना पड़ेगा, अगर ये लेस देन है टाउ C से तो मिनिमम shear रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, बस मिनिमम shear रिइंफोर्समेंट। ये सब चीजें देखो अपन को पता ही है, बस टाउ जो हमारा V था नॉमिनल shear स्ट्रेस की जगह यहाँ टाउ VE आ गया, बस VE को VU + 1.6 TU/B से कैलकुलेट करके सब चीजें वो की वही है। हमने क्या ले लिया, टॉर्शन का इफेक्ट ले लिया ना। अब इक्विवेलेंट मूवमेंट देख लो, ठीक है, यहां से shear रिइंफोर्समेंट डिजाइन होगा, इक्विवेलेंट मूवमेंट से कौन से डिजाइन होंगे, हमारे टेंशन रिइंफोर्समेंट या लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट। सेकंड इक्विवेलेंट टॉर्शन, सॉरी इक्विवेलेंट मूवमेंट, टॉर्शन का इक्विवेलेंट मूवमेंट। ओके, तो इक्विवेलेंट मूवमेंट जो होता है हमारा ME, वो हो जाएगा मेरा MU + MT। देखो MU + MT, MU किसका, हमारा वही अल्टीमेट मूवमेंट। अब ये MT कितना निकलेगा, MT की वैल्यू अपने को याद रखनी पड़ेगी, TU/1.7 1 + D/B। ये कोड कहता है बेटा, ये सब कुछ कोड कहता है। तो ME कितना निकल गया,
mu प्लस tu अपॉन 1.7 1 प्लस d अपॉन b। क्लियर? तो हम अब हमारा जो बीम डिज़ाइन करेंगे वो किस मोमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे? इस मोमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। दिखती बात है। ओके चलो। अच्छा, अब एक और कंडीशन होती है इसी में ही, अगर ये जो mt है, एक केस और होता है, अगर mt बड़ा हो गया किससे? mu से, मेरा टॉर्शनल मोमेंट अल्टीमेट मोमेंट से ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे कंप्रेशन स्टील भी डालना पड़ेगा, कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट भी डालना पड़ेगा। और कितना? किसके लिए? me2 के लिए डिज़ाइन करना है अल्टीमेट मोमेंट, और वो किसके बराबर होगा? mt माइनस mu के, या कह सकता हूं मैं कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फॉर me2। ठीक है, इस मोमेंट के लिए अब मुझे कंप्रेशन मोमेंट भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। बस देखो ये सब चीज़ें फिर मैं कह रहा हूँ जूनियर इंजीनियर में नहीं आएगी, कोई बनता ही नहीं है, बनेगा तो सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा इक्विवेलेंट शियर का या इक्विवेलेंट मोमेंट का। ठीक है, या अभी एक लास्ट में एक और चीज़ बताऊंगा, मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेस, तो वो पूछ सकता है। ओके चलो, बस यही चीज़ें हैं छोटी छोटी, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, चले अब आगे चलते हैं। ये तो बात समझ में आ गई इक्विवेलेंट मोमेंट और इक्विवेलेंट किसकी? शियर की। अच्छा, एक कोड किसके लिए बोलता है? एरिया ऑफ ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट। देखो ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट या शियर रिइंफोर्समेंट की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी बोलता है। ठीक है, ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट अलग से बोलता है, ये जो हमने शियर के लिए डिज़ाइन करेंगे ना उसके लिए। ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट के लिए भी एक चीज़ बोलता है, कौन? IS 456। और ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है हमारा ASV, किसका? एरिया ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट, TSV अपॉन B1 D1 0.87 FY प्लस VSV डिवाइडेड बाई, यहाँ आएगा 2.5 D1, ये सब चीज़ें बताऊंगा मैं क्या है, 0.87 FY। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है। ठीक है, या TU लिख लो या VU लिख लो, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है बेटा? हमारे एरिया का, जो हम स्टीरअप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ढंग से समझ लेना। ये समझ में नहीं आता है B1 D1 और ये सब क्या होता है। क्लियर? देखो ये तो हमारी बीम का ओवरऑल क्रॉस सेक्शन है, ओवरऑल क्रॉस सेक्शन है। अब मैं क्या बना रहा हूँ? अब मैं बना रहा हूँ हमारा शियर रिइंफोर्समेंट बना रहा हूँ पहले, और शियर रिइंफोर्समेंट को भी मैं दिखाने के लिए पूरा ये, क्योंकि शियर रिइंफोर्समेंट भी होगा तो क्या, एक बार है तो वाया का डायमीटर तो दिखेगा ही दिखेगा। तो ये एक शियर रिइंफोर्समेंट है, मान लो किसका? ये मेरा ओवरऑल सेक्शन है, ये शियर रिइंफोर्समेंट है, और ये हमारा क्या लग रहा है? टेंशन रिइंफोर्समेंट लग रहा है यहाँ पर। ये टेंशन रिइंफोर्समेंट और ये टेंशन रिइंफोर्समेंट। अब नया पेन लाना पड़ेगा मुझे समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो देखो B1, देखो B1 किसकी डायरेक्शन में मिलेगा? इस सेंटर टू इसके, मतलब ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस B1 मेरे टेंशन रिइंफोर्समेंट, सॉरी भले टेंशन ले लो या कंप्रेशन, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। B1 ये वाला दिस कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर बार्स का। ठीक है, ये वाला ले लो, भले एक ही आएगा दोनों, B1। ठीक है, ये B1 मतलब जो B की डायमेंशन में है। ये कौन सा है हमारा? ठीक है, ये विड्थ है ना हमारी, ये वाली हमारी विड्थ है। तो विड्थ की डायरेक्शन में जो क्या है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर बार्स। और जो D की डायरेक्शन में है, D की डायरेक्शन मतलब डेप्थ की डायरेक्शन में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी हमारी कॉर्नर बार्स की, वो हमारी कहलाएगी D1 कहलाएगी। ठीक है, अभी तक यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे अभी और चीज़ भी आने वाली है। ठीक है, अब ये जो स्पेसिंग है SV, वो क्या होनी चाहिए हमारी? लेस देन इक्वल टू x1 प्लस y1 अपॉन 4 और 300 mm। और अब इन तीनों में से भी क्या? विच एवर इज लेस, मैं वहां नहीं लिख रहा, बट क्योंकि मुझे ये समझाना है x1 और y1 क्या है। ठीक है, तो आ जाओ, अब चलते हैं x1। ठीक है, ये देखो ये शियर रिइंफोर्समेंट है, ये वाला, ये जो ये लाइन दिख रही है, ये दो लाइन दिख रही है, इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन, ये x1 कहलाएगा।
ये x1 कहलाएगा। और ऐसे ही यहाँ से सेंटर टू सेंटर जो डेप्थ की डायरेक्शन में है वो हमें क्या कहलाएगा, y1 कहलाएगा। ये वाले फिगर में अगर आपको डाउट है, ठीक है, तो ढंग से वापस समझो। कॉर्नर्स के कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर बार्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को मैंने क्या बोला, b1, और इधर d1, इस डायमेंशन में d1, इस डायरेक्शन b1, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, shear reinforcement, ये shear reinforcement, ठीक है, वो x1 और ये वाला y1। समझ में आता है, बिल्कुल आसान है, कोई नई बात है ही नहीं। चलो, तो ये हमें को कौन बोलता है, IS 456। ये क्लॉज बेटा बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, अगर जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम में आ सकता है तो आ सकता है, ठीक है, अपन देख सकते हैं। फिर बात होती है कि एक और, ये जो ASV है कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, इसका एक और हमें क्लॉज मिलता है, यहाँ पर देख लो, टाउ वी माइनस टाउ सी, ये कम नहीं होना चाहिए, वही उससे से अपना मिनिमम, किससे, टाउ वी ई माइनस टाउ सी ई बी एस वी अपॉन व्हाट, 0.8 सेकेंड। सही है, बिल्कुल ठीक है। ASV शुड नॉट बी लेस देन टाउ वी माइनस, ये मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट वाला क्राइटेरिया है, ठीक है, ये तो सबको पता है, ये तो मैंने लिख लिया फिर भी, बट ये चीज़ है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस ये इतना ही था हमारे टॉर्शन वाले चैप्टर में, बस इतना ही है और कुछ है ही नहीं, जितना मैंने बताना था बता दिया, टॉर्शन इतना सही है। तो अब बस अपन, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात, हाँ मैं बता रहा था ना, मैक्सिमम टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस, ठीक है, ये छूट गया, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है, मैक्सिमम, वैसे तो स्टार्टिंग में बता देता, बट कोई बात नहीं, अपने को तो पढ़ने से मतलब है, कभी पढ़ो, लास्ट में पढ़ो या पहले पढ़ो, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्शनल शियर स्ट्रेस ये पूछा जा सकता है, मैक्सिमम टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, इसको मैं नाम दूंगा टाउ टी मैक्स, वो होता है टी अपॉन अल्फा बी स्क्वायर डी, ठीक है। ये डी ओवरऑल डेप्थ है, ध्यान रखना, और वहां पर भी ओवरऑल डेप्थ थी, इक्विवेलेंट में था ना, ये डी अपॉन बी आया था ना, वो ये डी ओवरऑल डेप्थ थी, ध्यान रखना, वो मेरे दिमाग से निकल गया, क्योंकि अपन को पता है कि कैपिटल डी हमेशा अपन ओवरऑल डेप्थ लेते हैं और स्मॉल डी क्या लेते हैं, इफेक्टिव डेप्थ लेते हैं। अब अगर जो मुझसे पढ़े हुए हैं सबको पता ही है वैसे भी, ठीक है। चलो बस अब यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन डिजाइन ऑफ बीम्स एंड स्लैब्स देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक अपन ने जितने किए 4-5 यूनिट कर चुके हैं अपन, अब उसका सारा का सारा रिवीजन आएगा, वही डिफ्लेक्शन का चेक, वही हमको किसका स्पेसिंग, वही हमें मिनिमम नंबर ऑफ बार्स, ठीक है। वो बहुत, अगला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उससे सीधे के सीधे हमारे को क्वेश्चन मिलेंगे SSC जेई में या हमारे राजस्थान जेई में। ओके, देखो अपना RCC लगभग हाफ हो चुका है, इसके बाद सिर्फ कॉलम्स बचता है मेन, बाकी फिर छोटे छोटे जैसे फुटिंग्स हैं, ठीक है, वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है, रिटेनिंग वॉल्स हैं, ठीक है, और टैंक्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें बचेंगी। देखो बेटा, कोरोना चल रहा है तो चलेगा ही, वो तो उससे नहीं देखना, आपको पढ़ाई करनी है। फिर मैं अगर जाऊँ, आपको पढ़ाई से मतलब है, आप पढ़ाई करो, ढंग से पढ़ाई करो, क्लियर, हमें जॉब चाहिए ही चाहिए। ओके, और इंटीग्रेट इट में आप जुड़े रहिए, तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंटीग्रेट इट। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate It.